10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 ये y2 है। और एक बार y1 देख लेते हैं, y1 क्या था? ओहो, y1 भी बिल्कुल सेम है, ये दूसरा वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस केस में इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री ही आता था। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा वेक्टर की नॉलेज है तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। और अगर आप इक्वेशंस में कंफर्टेबल हैं तो इक्वेशंस यूज कर लो। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। So hello everyone, welcome to the best problem series of Extra Marks YouTube channel। तो बच्चों, मेरा नाम है कौशलेंद्र कुमार सिंह और इस सीरीज के अंदर आज मैं लेके आया हूं चैप्टर वेव्स क्लास 11th का। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास खत्म होते होते, मतलब साल खत्म होते होते आखिरी के दिनों में पढ़ाया जाता है और ठीक से समझ में भी नहीं आता है। बच्चे आमतौर पर इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं। ज्यादातर बच्चे है ना, 60-70% बच्चे मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे से इसको नहीं कर पाते हैं। रीजन एक तो लास्ट में आता है और दूसरा थोड़ा समझने में इसको, इसकी अंडरस्टैंडिंग फिजिकली कैसे वेव प्रोपगेट करती है और उसकी प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। बट बिलीव मी, अगर आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया नहीं भी आया है ना, इतना इजी होता है कि शुरुआत के ही कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो जैसे इक्वेशन से रिलेटेड चीजें हो गई या फिर बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, है ना। तो मेरी मानिए तो ये चैप्टर आप बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइए, है ना। अभी देखेंगे कितना इजी चैप्टर है। बस इसका एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि वेव्स जो है, मैकेनिकल वेव्स, वो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को होती है। ठीक है इजी चैप्टर ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका ट्रेंड एनालिसिस। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं, इतने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आप देखिए तो पूरे 5 साल के ट्रेंड के अंदर टोटल 51 क्वेश्चंस ही इससे पूछे गए हैं, यानी हर साल ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन, है ना। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो कि स्टार्टिंग का ये वाला जो पार्ट है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग का ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन के इर्द गिर्द ही बातें पूछी जाती हैं, उसी के इर्द गिर्द चीजें होती हैं और इसको तैयार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। क्या है? बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। और इस पार्ट से ही करीब करीब 41% क्वेश्चंस जो है वो इसी पार्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरा फिर आता है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप। ये भी इजी है, अच्छे से समझ में ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है अगर आपने ठीक ठाक क्वेश्चन इसके कर लिए हैं तो, है ना। 2-4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से देखा जाए तो 35% क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आए हुए हैं और बीट इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन से इससे आपके 24% क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं तो वेटेज लो होता जाता है अंडर द टॉपिक ऑल्सो, है ना। ये हमारी ट्रेंड एनालिसिस कहती है। तो इसी पे बेस्ड हम आज इसी के अकॉर्डिंग, इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आज हम क्वेश्चंस भी लेके आए हैं और क्वेश्चंस हम उसी सीक्वेंस में करेंगे, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस करेंगे और स्ट्रेंथ या नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे जो होंगे वो इसी रेशियो में होंगे, जिस रेशियो में हमारा ये जो क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो पहला क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2023 का ही है। कह रहा है y इक्वल टू 5 sin 6t प्लस 0.03x, ये एक इक्वेशन दी हुई है
और कह रहा है वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, टी इज इन सेकेंड, तो वेव वेलोसिटी बतानी है मीटर पर सेकेंड में। अब ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो इस टॉपिक से बार बार पूछा जाता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आगे आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी भी वेव की अगर मैं लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से है, 5 साइन ए साइन, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। वो वेव जो पॉजिटिव, प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर चल रही हो तो, ठीक है। यहां पे देखो दोनों साइन पॉजिटिव है ना, बीच में नेगेटिव साइन है, तो ये वाला फॉर्मेट तो इसका फॉलो नहीं हो रहा है। एक दूसरी अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलने वाली वेव की इक्वेशन देखा जाए तो वो कुछ ऐसे होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना, प्लस के एक्स, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलने वाली वेव की इक्वेशन होती है। तो यहां पे प्लस है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि वेव की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। साइन जब ओमेगा टी और के एक्स के साइन ऑपोजिट होते हैं तो वेव पॉजिटिव एक्स में चल रही होती है, और ओमेगा टी और के एक्स के साइन जब सेम होते हैं, जैसे प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ये नेगेटिव एक्स में जाएगी। माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी भी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉजिटिव एक्स में जाएगी, माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स तो भी पॉजिटिव में जाएगी। तो साइन अगर अपोजिट है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही होती है, और साइन अगर सेम है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही होती है। तो यहां पे वेव की डायरेक्शन जो है वो, मोशन की डायरेक्शन वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वाली है, यानी ये वाली स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन ये फॉलो कर रही है। अब इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ वेव सिंपल होता है ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है? ओमेगा है कोफिशिएंट ऑफ टाइम, और के क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो आफ्टर कंपेयरिंग ओमेगा की वैल्यू आपकी 6 है और एक्स की वैल्यू 0.003 है, ये आपकी वेव वेलोसिटी होने वाली है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां से जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। इस ओमेगा की जो यूनिट है वो टाइम्स सेकेंड इनवर्स है, और के की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी अगर एक्स और वाई सेंटीमीटर्स में है तो इसे मुझे मीटर पर सेकेंड में लिखना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो 10 टू द पावर -2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो मेरा आएगा आंसर दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2000, 6 बाई 0.03 है ना, हाँ। तो 2000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉरी 3 नहीं आएगा अब नीचे, 2000 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड वेव वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है ओमेगा बाई के। स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, वेव इक्वेशन देख के वेव की डायरेक्शन देखना आपको आना चाहिए, है ना। और बात इतनी ही है जितनी मैंने आपको बताई, इससे ज्यादा फालतू बात नहीं है, ठीक ना। इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है, और वेव वेलोसिटी विल बी ओमेगा बाई के। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। तो जब भी वेव रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करती है, कोई वेव अगर रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करती है तो ये पाई फेज से क्या हो जाती है? पाई फेज से जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके अंदर पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। यानी ये अगर इंसिडेंट वेव है, ये अगर इंसिडेंट वेव है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो ऐसे होती है, ऐसी आती है ना। तो पाई का फेज डिफरेंस ले लेती है अगर आपकी जो वेव है वो एक रिजिड बाउंड्री से होके आ रही है, और सेम फेज में वापस आती है अगर रिजिड बाउंड्री नहीं है, यहां पे हमारा फ्लेक्सिबल बाउंड्री है या एक तरीके से फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ठीक है, तो यहां पे चूंकि रिजिड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है ना, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव होगी
reflected wave will have a phase difference of pi with respect to the interfering the incident wave, या फिर देखते हैं ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शंस में लिखा है द वेव स्पीड डबल्स, नहीं, सेम स्पीड से वापस आती है। फ्रीक्वेंसी चेंजेस, कतई नहीं, फ्रीक्वेंसी सिर्फ तभी चेंज होती है जब आपका सोर्स फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। एक बार सोर्स से निकल जाने के बाद एक यही ऐसी चीज है जो कभी भी बदलती नहीं है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती है। द फेज ऑफ द वेव इज इन्वर्टेड, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फेज ऑफ द वेव इन्वर्टेड, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सॉलिड रॉड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 3.2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी इज 8 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है बल्क, अच्छा, यंग्स मॉडुलस। किसी मेटल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव, आपने साउंड के केस में पढ़ा होगा, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। बल्क मॉडुलस, सॉरी, यंग्स, मेटल के लिए यंग्स मॉडुलस और गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस, है ना। तो यहां पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई रो, ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एनी सॉलिड, ठीक है। तीन फॉर्मूले होते हैं। स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला होता है टी बाई म्यू, ठीक है। सॉलिड के अंदर साउंड की वेव का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वाई बाई रो, और गैसेस के लिए, ये सॉलिड्स के लिए है, सॉलिड्स के लिए है, और वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर गैसेस आपका बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। यही बल्क मॉडुलस न्यूटन ने आइसोथर्मल के लिए अज्यूम करके पी माना था, फिर बाद में लाप्लास ने करेक्शन करके उसको गामा पी किया था। खैर, हमारे पास बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। वाई यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 3.2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी दी हुई है 8 into 10 to the power 3, है ना। यूनिट्स एक बार जरूर चेक कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूले बेस्ड, इजी फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, तो यूनिट में वो थोड़ा सा आपको इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 0.4, और इधर से क्या बन रहा है 8, 8 3 11, तो 0.4 इस 8 से 2 और ले लो, है ना, 40 हो जाएगा, ये 8 to the power 6 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको 4 करता हूं तो फिर यहाँ 10 to the power 7 हो जाएगा, फिर उसको अंडर रूट लेने में फिर 10 to the power 3/2 हो जाएगा। तो 40 का तो 6, अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और इंटू 10 to the power 3, ठीक है। इतना ही करना होता है, बाकी ऑप्शन से काम चलाइए। देखिए सही कौन सा ऑप्शन है, 6.32 इंटू 10 to the power 3, 10 to the power 3 है ये, 10 to the power 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगेन एक आसान सा ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। 6.32 आएगा, 6.32 इंटू 10 to the power 3 एंड द यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा था इक्वेशन ऑफ, देखो अगेन इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज y इक्वल टू दिस, पहचानो इसमें। देखो अगेन ये चीज क्या है, k है, x का कोफिशिएंट, ओमेगा का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट ओमेगा है, x का कोफिशिएंट k है, और ये भी एक ऐसी वेव है जो नेगेटिव x में जा रही है, क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, ठीक है। अच्छा, ये mm में दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे सेंटीमीटर था, यहां पे mm है। वेयर x इज इन mm एंड t इज इन सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है। ये इसी साल का क्वेश्चन है, 2025, जो पिछले साल आपका आया हुआ था। y इज इक्वल टू x, हाँ, तो हमने क्या सीखा है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा कंपेयर करोगे तो कितना मिल रहा है 600, और k कितना है 20 इंटू 10 to the power -3, और ये है mm में। आंसर हमको किस में चाहिए, where x is in mm, t is in second, the velocity of wave is। चलो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10 to the power 3 mm पर सेकेंड, mm पर सेकेंड, ऐसा आएगा,
ठीक है, आंसर, करेक्ट आंसर है -30 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, 30 मीटर पर सेकेंड है। और माइनस ये बता रहा है कि नेगेटिव एक्स में जा रही है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स हम साइन से यहां पे पता कर लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी 30 मीटर पर सेकेंड मूविंग इन, वेव मूविंग इन, वेव ट्रैवलिंग इन, wave traveling in negative x direction, negative x direction। ठीक बात, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये भी 2025 का क्वेश्चन कह रहा, कंसिडर द साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन आइडियल गैसेस He, CH4 एंड CO2, ऑल द गैसेस हैव द सेम रेशियो P by rho। अब P बाई रो रेशियो सेम है तो क्या वेलोसिटी सेम होगी क्या? देखते हैं, है ना। वेयर P इज द प्रेशर एंड रो इज द डेंसिटी, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द गैसेस इज। तो स्पीड ऑफ साउंड किसी गैस के लिए, हमने अभी डिस्कस किया था कि गैस के लिए वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाता है अंडर रूट ऑफ B डिवाइडेड बाई डेंसिटी, है ना। गैस के लिए ये होता है। न्यूटन ने बोला कि ये साउंड का प्रोपगेशन जो है वो आइसोथर्मल होता है, तो आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू हो जाती है प्रेशर के बराबर। ठीक है, पर बाद में पता चला न्यूटन वाज रॉन्ग, क्योंकि करेक्ट वैल्यू आ नहीं रही थी। तो लाप्लास ने करेक्शन किया और उन्होंने एडियाबैटिक माना साउंड प्रोपगेशन वाले प्रोसेस को, और गामा पी, बल्क मॉडुलस को गामा पी से रिप्लेस कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो भाई साहब हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। अब इन तीन गैसेस के लिए हमको रेशियो ऑफ साउंड निकालना है ना, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड निकालना है। तो बताओ, अगर P बाई रो हर गैस के लिए सेम है, ऐसा बोल दिया, तो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ गामा पे ही तो डिपेंड करेगा। ठीक है, सिर्फ गामा पे डिपेंड करेगा, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट या रेशियो ऑफ Cp बाई Cv बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ He रेशियो वेलोसिटी ऑफ CH4 रेशियो वेलोसिटी ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू, बताओ इसका गामा कितना होगा? गामा ऑफ He रेशियो गामा ऑफ CH4 रेशियो गामा ऑफ CO2। तो बेसिकली ये आपका साउंड का क्वेश्चन कम है, ज्यादा ये केटीजी का क्वेश्चन लग रहा है। गामा गामा गामा, मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? मोनो एटॉमिक के लिए गामा होता है अंडर रूट ऑफ 5/3। ये पॉली एटॉमिक गैस दिख रही है, CH4 पॉली एटॉमिक है, इसके लिए गामा क्या होगा? 4/3। ठीक है, ये भी आपका ट्राई एटॉमिक गैस है, इसके लिए भी गामा क्या आ जाएगा आपका? 4/3। नॉन लीनियर कंस्ट्रक्शन होता है इसका, तो इसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन नॉन लीनियर होता है ट्राई एटॉमिक में, तो इसके लिए भी आपका क्या आ जाएगा? 4/3। तो यही हमारा आंसर हो गया, दिस विल बी द आंसर। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने ज्यादा इजी हैं। यहां से क्वेश्चन को, इस चैप्टर से क्वेश्चन कमाना, अर्न करना, स्कोर करना कितना इजी है। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, है ना, कंटिन्यूअसली। ये PYQs हैं, लगातार PYQs हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स आर गिवन बाय y1 इक्वल टू दिस एंड y2 इक्वल टू दिस रेस्पेक्टिवली, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज। अब ये सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस का एक क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू, देखना, पहली इक्वेशन लिखते हैं 10 sin ओमेगा t प्लस π/3, और दूसरी इक्वेशन जो है वो खुद ही दो वेव्स का सम है। क्या है? 5 टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस √3 कॉस ओमेगा टी। तो ये जो दो हार्मोनिक फंक्शंस हैं, ये दो डिफरेंट वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। और इन दोनों के लिए रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला क्या हो जाता है? A साइन ओमेगा टी। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना, 5 साइन ओमेगा टी प्लस अंडर रूट 3
कॉस को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ, कॉस को लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये दो हार्मोनिक फंक्शंस है, साइनोसॉइडल फंक्शंस है, जिनके बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है और एम्पलीट्यूड आपका एक का √3 है, इसका मैं 1 यहां पे लिख देता हूं, एम्पलीट्यूड 1 है। इस 5 को अभी बाहर रहने दो। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालना है तो जो रिजल्टेंट फंक्शन बनता है उसका एम्पलीट्यूड होता है √(a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई बाई 2, है ना। यहाँ पे पाई बाई 2 फाई लिख लो, फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो जब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, है ना, फाई, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू आपकी 1 है, a2 की वैल्यू √3 है और फाई की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 2 है ना। a1 1, a2 √3 एंड फाई इज पाई बाई 2। तो स्क्वायर करके इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर इज 3, 3 और 1 4, और ये cos पाई बाई 2 0 होता है तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 का √2। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया 2 और फेज डिफरेंस यानी जो रिजल्टेंट वेव होगी, इन दोनों के रिजल्टेंट वेव की बात कर रहा हूं, उसका जो फेज होगा वो इससे कितने एंगल बना रहा होगा। लेट्स से दैट एंगल इज tan अल्फा, दैट एंगल इज अल्फा। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा होता है a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, a2 इज √3, सो √3 sin फाई का मतलब पाई बाई 2, और a1 इज 1 प्लस √3 cos पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आपका ऊपर √3 हो जाएगा और नीचे ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा। tan अल्फा अगर √3 है तो अल्फा कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन था, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, अब y2 हम नया एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, यहां ये जो पूरी चीज है इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, एक नया फंक्शन लिखा जा सकता है, साइनोसॉइडल फंक्शन, जिसका एम्पलीट्यूड 2 है और जिसका फेज डिफरेंस पाई बाई 3 है विद रेस्पेक्ट टू दिस साइन ओमेगा टी। तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, फंक्शन विल बी 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 को अंदर लो तो ये बन जाता है 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ये y2 है। और एक बार y1 देख लेते हैं, y1 क्या था, ओहो, y1 भी बिल्कुल सेम है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ था ये बेसिकली यही है ना। तो अब हमारे पास दो वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड 10 है और दोनों सेम फेज में है। देखिए y1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है फेज इसका, और y2 का भी फेज जो है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है, एम्पलीट्यूड 10 है और फेज पाई बाई 3 है। तो दो वेव्स जब सेम फेज में होती हैं तो उनके एम्पलीट्यूड डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, या इस फॉर्मूले में भी रखोगे तो फेज डिफरेंस 0 डाल दोगे जब तुम, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर a1 प्लस a2 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि a रिजल्टेंट आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। जो भी यूनिट दी हुई है, यूनिट सेंटीमीटर दी हुई है तो हम यहां पे सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंपली आपको दो साइनोसॉइडल फंक्शंस को जोड़ने आना चाहिए फेजर से, वेक्टर के थ्रू, है ना। आप अगर ये कर ले रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। 20 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two simple harmonic waves having equal amplitudes of 8 सेंटीमीटर and equal, अब देखो इस क्वेश्चन में दो वेव्स 8 सेंटीमीटर और 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स हैं, है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आ रही है वेव, उसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वेव्स कितना है, फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, पहले पहली वाली वेव लिखते हैं। पहली वेव 8 साइन, कितना फ्रीक्वेंसी है, 10 हर्ट्ज, तो यानी 2 पाई इंटू 10, है ना, 20 पाई टी, है ना, फ्रीक्वेंसी 10 है
फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा विल बी 2 पाई एफ, है ना, 20, ऐसा ओमेगा इतना हो जाएगा। तो 8 साइन ओमेगा 10 पाई टी प्लस के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स भी ले सकते हैं, माइनस के एक्स ले लिया हमने, माइनस के एक्स। एक वेव तो ये हो गई, और दूसरी वेव जो है y2 उसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वेव्स इज along the same two simple harmonic waves having equal amplitude of, अच्छा इसका भी एम्पलीट्यूड 8 है पर फेज डिफरेंस कुछ है, 2 पाई टी, फ्रीक्वेंसी इसकी भी है और मान लेते हैं फेज डिफरेंस फाई है। इस वेव और इस वेव का फेज डिफरेंस फाई है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेव होती है, इन दोनों की रिजल्टेंट वेव होती है, उसका एम्पलीट्यूड भी 8 है और कुछ फेज डिफरेंस भी होगा। मान लेते हैं फेज डिफरेंस जो है वो अल्फा का है, माइनस के एक्स प्लस अल्फा का फेज डिफरेंस है। ये रिजल्टेंट वाली है ना, ये कौन सी है, रिजल्टेंट वाली वेव है, रिजल्टेंट वेव है। तो पूछा जा रहा है इन दोनों में, जिनको जोड़ के ये बनी है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। इसका फेज 2 पाई टी माइनस के एक्स है, इसका 2 पाई टी माइनस के एक्स प्लस फाई है। तो फाई की वैल्यू हमको बतानी है। अब अगर मुझे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता है तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अगर तुम देखो तो a1 a2 और ar रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये तीनों की ही वैल्यू 8 है और सिर्फ cos फाई निकालना है। तो इस फॉर्मूले को यूज करिए और आराम से आपको cos फाई की वैल्यू मिल जाएगी। a रिजल्टेंट 8 है, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2, 8 इंटू 8 अगेन 8 स्क्वायर cos फाई, और इसको सॉल्व करोगे तो इस तरफ 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 2 8 स्क्वायर cos फाई। तो 8 स्क्वायर से 8 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, cos फाई यहां से आ रहा है -1/2 और cos फाई -1/2 दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, डिग्री में ही बताना था तो डिग्री में हमारा आंसर आ जाएगा 120 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ना तो ऐसे क्वेश्चंस को आप वेक्टोरियली कर सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन वेक्टर एडिशन से ही आते हैं, पर एक बार इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर तुम देखो कि एक पहली वेव थी 8 सेंटीमीटर की, ये मान लो उसका कुछ फेज एंगल था। दूसरी वेव भी जो है उसका एम्पलीट्यूड 8 ही है, 8 है और कहीं फेज उसका है ना। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी 8 है। तो तुम ये बताओ कि दो वेक्टर्स अगर जोड़ने पे, अगर तुमने थोड़ा सा वेक्टर का अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स बच्चे ज्यादा मन से पढ़ता है तो शुरू में बेसिक मैथ्स और वेक्टर ये सब चैप्टर आपको ठीक से समझ में आते हैं। तो वही कंसेप्ट यहां भी आप लगा सकते हैं। दो वेक्टर्स जिनका सम भी सेम आए तो दोनों कितने एंगल पे होने चाहिए। तो अगर तुम्हें थोड़ा याद हो लॉ ऑफ ट्रायंगल में, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल से हम इसको करते थे, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, तीसरा वेक्टर, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता था, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस केस में इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री ही आता था। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा वेक्टर की नॉलेज है तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। और अगर आप इक्वेशंस में कंफर्टेबल हैं तो इक्वेशंस यूज कर लो। ठीक, बढ़िया। तो यहां पे इक्वेशन वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप। वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप। पहला क्वेश्चन कह रहा है गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर वाइब्रेट्स विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। तो हमारे पास एक गिटार की स्ट्रिंग है, गिटार के अंदर स्ट्रिंग जो है वो दोनों एंड पे फिक्स होती है। ऐसी एक स्ट्रिंग है, 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, 90 सेंटीमीटर है
वाइब्रेट्स विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 120 हर्ट्ज, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है 1 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में इसमें 2 नोड बनेगा, एक एंटी नोड बनेगा, यही केस बनता है। सबसे छोटी स्टैंडिंग वेव जो इसके बीच में फॉर्म हो सकती है वो ऐसी हो सकती है। और इस केस में अगर तुम्हें याद हो, है ना, अगर आपको इस केस में याद हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी, दैट वाज V/2L। V/2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। एक तो इस केस में भी होती है और ऑर्गन पाइप वाले केस में किसमें होती है? बोथ एंड ओपन, है ना। ओपन ऑर्गन पाइप के केस में भी यही रिजल्ट आया था। और दोनों एंड्स पे जो फिक्स्ड हमारी स्ट्रिंग होती है, इस केस में भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यही आ रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज। तो कह रहा है कि जब कितनी लेंथ हम इसकी कर दें ताकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज आ जाए। तो पहले तो एक इक्वेशन यही लिख लेते हैं कि V/2L1 इज इक्वल टू 120 हर्ट्ज। तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो, 2 इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 120, इसको मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल देता हूं। इतनी वेलोसिटी ऑफ वेव है जो इसके अंदर ट्रैवल कर रही है ना, इसके अंदर ट्रैवल कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव हो गई। अब कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 चाहिए, तो अगेन वेलोसिटी तो बदलेगी नहीं, लेंथ पूछा जा रहा है और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। तो रख दो, वेलोसिटी की वैल्यू 2 इंटू 90 इंटू 120 रख दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू L2 निकालना है और 180 हमको फ्रीक्वेंसी इस तरफ चाहिए, इतना फ्रीक्वेंसी हमको रिक्वायर्ड है। करते हैं, कटम कुटी करते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा 60 हो गया। तो लो जी, L2 आ गया आपका 60 सेंटीमीटर लेंथ पर आपको जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो आपको 180 हर्ट्ज मिलेगी। ठीक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी 180 हर्ट्ज मिल जाएगी। अगर वेलोसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो लेंथ घटानी पड़ेगी। तो 90 पे 120 मिल रहा था, 180 के लिए हमको लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी? 60 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं। यस, 60 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 60 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें भी 2 ही फॉर्मूले हैं ना, ऑर्गन पाइप में भी और आपका इसके अंदर स्ट्रिंग वाइब्रेशन में भी 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आप को याद हो कि बोथ एंड फिक्स्ड वाली स्ट्रिंग के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो V/2L होती है और इसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, है ना, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं या जीरोथ ओवरटोन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है 2V/2L, तीसरी 3V/2L, ऐसे एंड सो ऑन होती है। और अगर एक एंड आपका फ्री हो तो फिर कैसा बनेगा? फिर ऐसा, है ना, एक एंड फिक्स्ड हो, एक एंड फ्री हो तो आपकी ऐसी कुछ वेव बनती है। और इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी आती है V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाती है 3V/4L, 5V/4L एंड सो ऑन। फंडामेंटल के बाद थर्ड हार्मोनिक मिलता है, फिर फिफ्थ हार्मोनिक मिलता है, ऐसे मामला इसमें आगे बढ़ता है। इसमें फंडामेंटल के बाद मतलब सारे के सारे हार्मोनिक्स अवेलेबल होते हैं। बस ये 2 बातें आपको समझ में आनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट थर्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो ऑफ फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, है ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज आर 1:3:5। If the frequency of fifth harmonic is 405, तो यहां से रेशियो से तुम्हें समझ में आ जा रहा होगा कि ये कौन सी ऑर्गन पाइप है। ये क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है ना। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के ही केस में हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है V/4L। उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी जो मिलती है दैट इज 3V/4L,
3v/4l, नेक्स्ट जो मिलती है दैट इज 5v/4l, ऐसे मिलती है। तो कह रहा जो लगातार कंसेक्यूटिवली 3 मिल रही हैं उनमें ये रेशियो मिल रहा है ना, ये इशारा है कि आप समझ जाइए कि हमारी वन एनक्लोज्ड वाली ऑर्गन पाइप है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक किसको बोलते हैं? ये हमारे थर्ड है, ये हमारी फिफ्थ है ना, ये थर्ड है और ये फिफ्थ है, ठीक है। तो फिफ्थ हार्मोनिक यानी 5v/4l, इसकी वैल्यू दी हुई है हमको 405 हर्ट्ज, ठीक। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 324, यानी इसकी वैल्यू 324 है। तो लेंथ पूछ रहा है, इजी है ना, लेंथ मान लेते हैं l है। तो 5 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 4 इंटू लेंथ निकालना है इज इक्वल टू 405, ठीक। तो ये हो गया 81, इससे कट्टम कुट्टी करो तो ये आ जाएगा 81, ठीक है। लेंथ 1 मीटर, कितनी लेंथ हो गई? 1 मीटर। 2023 जेईई मेन PYQ, बार बार आपसे कह रहा हूं कि इजी चैप्टर है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कम मेहनत में ज्यादा फायदा, ज्यादा मुनाफा देने वाला चैप्टर है ये, ठीक है। कम मेहनत में आपको ज्यादा अर्न कराएगा, आपको 1 मीटर है ना, आंसर आपका इस केस में 1 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन tube filled with two different gases having same bulk modulus but different densities rho 1 and rho 2। तो एक क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है और एक ओपन एंड ऑर्गन पाइप है, और दोनों में सेम बल्क मॉडुलस की गैसेस भरी हुई हैं, लेकिन उनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं, अलग गैसेस हैं, बल्क मॉडुलस सेम है, डेंसिटी अलग है रेस्पेक्टिवली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ट्यूब यानी 9v/4l है ना, 9v क्लोज्ड में v/4l, 3v/4l, 5v/4l चलता है। तो 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ट्यूब इज आइडेंटिकल विथ 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब। सॉल्व कर लेते हैं। 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ट्यूब, अच्छा अगर डेंसिटी अलग है, भले बल्क मॉडुलस सेम है पर डेंसिटी अलग है, v इज इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी। डेंसिटी अलग अलग है यानी वेलोसिटी ऑफ वेव दोनों में अलग अलग होगी। तो जिसका 9th हार्मोनिक है 9v1/4 L1 इज इक्वल टू 4th हार्मोनिक ऑफ द ओपन ट्यूब। ओपन ट्यूब में मान लेते हैं कि ये हमारा V2 है और डिवाइडेड बाई 2 L1 है ना, 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ट्यूब, ठीक है, ये L2 है, L2 लेंथ ऑफ द क्लोज ट्यूब, क्लोज वाली कौन सी है? ये वाली, ये क्लोज वाली है, इसकी लेंथ दे दी है 10 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी रेशियो ऑफ द गैसेस rho 1/ρ2 यानी वेलोसिटी को हमको डेंसिटी के टर्म में रखना पड़ेगा। देन लेंथ ऑफ ओपन ट्यूब, ये लेंथ पूछी जा रही है। तो जरा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, डेंसिटीज का रेशियो लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। लिखते हैं 9/4 L की जगह 10 सेंटीमीटर है ना, और V1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ b/ρ1 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या होगा 4/2 V2 है ना, L2 निकालना है मुझे, और V2 अंडर रूट ऑफ b/ρ2 हो जाएगा, ठीक है। तो b कैंसिल आउट हो रहा है और ये 2 बार चला गया, हमको निकालना है L2, तो L2 को इधर लाओ, ρ1 को उधर ले जाओ, तो L2 आ जाएगा, एक तो ये 80 हो गया और ये नीचे 9 हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो गया अंडर रूट ρ1/ρ2, यही तो, ठीक है। ρ1/ρ2 का रेशियो यूज करो यहां पे, 80/9 इंटू अंडर रूट 1/16
तो ये बन जाएगा 80/9 इंटू 1/4। आंसर विल बी 20/9, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। तो द करेक्ट आंसर हमारा जो इसमें आएगा दैट विल बी 20/9 सेंटीमीटर। यस, 20/9 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा रेशियो देखो, रेशियो वाली जो चीज है ये जेई की हमेशा से फेवरेट रही है ना, जेई मेन की हमेशा से फेवरेट रही है। तो बस सिंपल यहां पे दो फॉर्मूले हमने इस्तेमाल किए हैं, एक तो ये वाला और एक वेलोसिटी का ये वाला। फॉर्मूले ही ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले ही उतने ही है, तो करोगे क्या? ठीक है, उसी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इन फॉर्मूलों से फेमिलियर हो जाते हैं ठीक से, 2-4 बार 10 बार इनको लगा लेते हैं अलग अलग सिचुएशन में, तो आपसे क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, बीट्स, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड with another tuning fork B of frequency 320 on filing the fork 4 beats per second are again heard, the frequency of fork A कितना होगा? तो बीट प्रोड्यूस होती है दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक बार ज्यादा लाउड म्यूजिक लाउड साउंड सुनाई देता है, फिर लो सुनाई देता है, हाई लो सुनाई देता है, एक ही पॉइंट पे टाइम के साथ वेरिएशन होता है, इसको बीट बोलते हैं। और एक चीज होती है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डेरिवेशन करने के बाद फाइनल आंसर जो बीट फ्रीक्वेंसी का आता है, जो दोनों इंटरफियरिंग वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वही हमारी बीट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। वही क्या हो जाती है? बीट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 ट्यूनिंग फॉर्क थे मेरे पास, एक ये ट्यूनिंग फॉर्क है और एक ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। दोनों से साउंड प्रोड्यूस की जा रही है, और जो भी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, इसका नाम ए रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका नाम बी रख लेते हैं। तो 4 बीट पर सेकेंड ये बीट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मान लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी N1 थी और इसकी फ्रीक्वेंसी N2 थी, है ना। तो N1 माइनस N2 कितना था? 4 बीट, मतलब पता नहीं, N1 बड़ा अगर होगा तो N1 माइनस N2 4 है, N2 बड़ा होगा, दोनों डिफरेंस 4 है, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख दूं, है ना, कि मॉड ऑफ N1 माइनस N2 कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अच्छा, N2 की वैल्यू दे दी, फिर हमें N2 की वैल्यू दे दी है 320 हर्ट्ज, है ना। यानी N1 माइनस 320 हर्ट्ज, N1 माइनस 320 हर्ट्ज का मॉड इज इक्वल टू 4। ऑन फाइलिंग फॉर्क, कौन सा फॉर्क? ऑन फाइलिंग फॉर्क ए की ही बात हो रही होगी, है ना, फॉर्क ए बिफोर फाइलिंग। हाँ, तो ए को जब आप फाइल कर देते हैं, ए को इसके बाद फाइल किया जाता है, तो जब भी आप फाइलिंग करोगे, फाइलिंग से जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और वैक्सिंग से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, घट जाती है। तो जब ए को फाइल किया तब भी 4 बीट पर सेकेंड सुनाई देता है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? डिफरेंस 4 है, पहले भी डिफरेंस 4 था, और जब इसकी वैल्यू घट गई तब भी डिफरेंस 4 है। क्या ऐसा संभव है कि दो चीजों का डिफरेंस 4 था और फिर जब हमने उसको फाइल कर दिया, या उनमें से एक चीज घट गई, फिर भी डिफरेंस 4 है? ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, मान लो कि मेरे पास एक दो नंबर सोचो, एक 16 था, एक 16 है और एक 12 है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 4 है, ठीक। अब एक नंबर को मैंने इसमें से घटा दिया, ठीक है। इस 12 को 16 को माइनस कर दो, या 12 को माइनस कर दो, अगर 12 को माइनस कर दो, 16 माइनस 12 इज 4। अच्छा, यहां पे तो ये दोनों फिक्स हो गए ना। एक मिनट, इसमें देखना, ये फिक्स हो गए हैं। इसका ऐसे समझो कि इसकी फ्रीक्वेंसी 320 है, ये तो मुझे पता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 320 है। इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है ताकि डिफरेंस कितना आए? 4 आए। तो अगर मैं इस दूसरी चीज की वैल्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी 316 रख दूं तो भी डिफरेंस 4 है, और 324 रख दूं तो भी डिफरेंस 4 है। बात समझ में आई?
क्वेश्चन यहां से है, यहां से आ रहे हैं, ठीक है। 316, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ताकि डिफरेंस 4 हो, एक 316 और एक 324, दोनों पे ही डिफरेंस की बात हो रही है ना, इसमें डिफरेंस 4 इस केस में भी आएगा, इस केस में भी आएगा, ठीक है। अब फाइलिंग करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, यानी फाइलिंग करने से पहले इतनी फ्रीक्वेंसी थी और फाइलिंग करने के बाद फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई, फाइलिंग करने के बाद बढ़ गई और डिफरेंस फिर भी 4 है, ठीक है। देखो, एक मेरे पास ए ट्यूनिंग फॉर्क ए फ्रीक्वेंसी का था, एक बी था 320 का, दोनों के बीच में बीट फ्रीक्वेंसी 4 आ रही थी, डिफरेंस 4 आ रहा था, 4 आ रहा था, बीट डिफरेंस 4 आ रहा था, बीट फ्रीक्वेंसी आपकी 4। अब इसको फाइल कर दिया, फाइल करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी, फिर भी 4 बीट पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब अभी इसकी वैल्यू फाइलिंग के बाद कितनी हो गई होगी, 324। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस उसमें एक चीज आपको यही सोचनी है, ये आमतौर पे आप ये मॉड नहीं लगाते हैं, है ना, हमेशा n1 - n2 = 4 कर देते हैं, डिफरेंस 4 है, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट कह रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेट्स विद अ सोनोमीटर विद अ लेंथ ऑफ 1 मीटर स्ट्रेच्ड विद अ टेंशन ऑफ 6 न्यूटन। एक सोनोमीटर है और सोनोमीटर में टेंशन हमारा 6 न्यूटन जब होता है, लेंथ 1 मीटर दी हुई है, लेंथ 1 मीटर है, तो जब टेंशन 6 मीटर होता है तो ट्यूनिंग फॉर्क, एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो इसके साथ रेजोनेट करता है। तो यहां से इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी, बोथ एंड फिक्स है तो V/2L है कि नहीं, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ट्यूनिंग फॉर्क। व्हेन द टेंशन इन द वायर इज इंक्रीज टू और चेंज टू 54 न्यूटन, जब वायर के अंदर टेंशन कितना कर दिया, अभी 54 कर दिया, 54 न्यूटन कर दिया, तो टेंशन बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, √T/μ। तो टेंशन बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज हो जाएगी, है ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जा रही है बताओ, n', इस सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो जाएगी, तो V'/2L, नई फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई, लेंथ वही है। लेकिन कह रहा है कि अब 12 बीट्स पर सेकंड सुनाई देते हैं, सेम ट्यूनिंग फॉर्क से अब यहां पे 12 बीट्स पर सेकंड सुनाई देते हैं, सुनाई देंगे, बिल्कुल सुनाई देंगे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है, इसकी फ्रीक्वेंसी वही है और इसकी बदल दी तुमने, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो साउंड सोर्सेज हैं वो आपका बीट्स क्रिएट कर रहे होंगे इंटरफेयर होने के बाद। तो बीट फ्रीक्वेंसी यानी n - n', अच्छा कौन सी ज्यादा होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस केस में। वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो वाला ज्यादा होगा, तो n' - n = 12। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क यानी n की वैल्यू बतानी है हमको, n कितना हो रहा है, ठीक है। चलो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है √T/μ। तो अगर मैं यहां n' की वैल्यू लिखना चाहूं तो ये क्या होगा, 1/2L की वैल्यू 1 रख देता हूं, √54/μ, ऐसा। और यहां से अगर मैं लिखूं तो ये क्या लिखूंगा, 1/L की वैल्यू 1 रख दो तो √6/μ। ये दोनों वैल्यूज यहां डाल देते हैं, तो 1/2 टाइम्स √54/μ माइनस 1/2 टाइम्स √6/μ इज इक्वल टू 12। ये बन जाएगा। हमको इस चीज की वैल्यू निकालनी है, 1/2 √6/μ की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, म्यू की वैल्यू हमको दिया नहीं है तो कोई बात नहीं। एक चीज देखो, 6 × 9 54 होता है, 6 9 = 54। मैं इसको 6 × 9 अगर लिख दूं तो 9 बाहर आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताइए, 3 टाइम्स 1/2 √6/μ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं?
ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो यही तो n है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। इस चीज को पूरा n मान लीजिए, है ना, या n है ही। सो योर आंसर विल बी, आंसर हो जाएगा 3 n माइनस n इज इक्वल टू 12, यानी कि 2n इज इक्वल टू 12। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6 हर्ट्ज। 6 हर्ट्ज, 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 हर्ट्ज विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, डॉपलर्स इफेक्ट। लास्ट टॉपिक होता है। क्या क्वेश्चन है? कह रहा पर्सन ऑब्जर्व्स टू मूविंग ट्रेन्स, ए रीचिंग द स्टेशन एंड बी लीविंग द स्टेशन विद इक्वल स्पीड्स ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इफ बोथ ट्रेन्स एमिट साउंड्स विद फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड 330, अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज हर्ड। तो यहां पे भाई साहब एक स्टेशन है, ये एक रेलवे स्टेशन है, इसके ऊपर एक पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं। एक ट्रेन इधर से आ रही है, ट्रेन ए 30 मीटर पर सेकेंड से, और एक ट्रेन बी है जो जा रही है, स्टेशन को छोड़ रही है, और वो भी 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इफ बोथ ट्रेन्स एमिट साउंड्स ऑफ 300, ये वाली जो ट्रेन है ये भी 300 हर्ट्ज का साउंड एमिट कर रही है, और ये ट्रेन भी 300 हर्ट्ज का साउंड एमिट कर रही है। 300 यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है ना, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो 300 दोनों के लिए है। पर इसे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और सुनाई देगी क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है इसकी तरफ, और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और सुनाई देगी क्योंकि ये दूर जा रहा है, इससे रिसेस कर रहा है। पूछ रहा है, अगर मान लेते हैं कि इस वाले ट्रेन की फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देती है वो f1 है, और इस वाले ट्रेन की साउंड की फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देती है वो f2 है, तो सवाल आपसे एक यही है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1 माइनस f2। दैट इज द क्वेश्चन। ओ जीरो नहीं, क्वेश्चन आपसे ये है कि कितनी वैल्यू होगी डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द मैन ड्यू टू द टू साउंड सोर्सेस। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। F1 यानी ए की फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देगी वो कितनी होगी? तो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हर्ड इज इक्वल टू सी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब यहां साइन लगाना ही कलाकारी होती है, तो करते हैं कलाकारी। पहले तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ये 0 हो गया, तो आधी टेंशन खत्म हो चुकी है। तो ऊपर तो खाली सी बच गया, नीचे F1 इस वाले केस में जब ये पास आता है, अप्रोच कर रहा है, तो वेलोसिटी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो बढ़ने के लिए यहां नीचे घटना पड़ेगा, तो C माइनस VS लगाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं। F0 300 है, C 330 बोल रहा है, डिवाइडेड बाई 330 माइनस 30, तो 330 तो हमारा यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई? 330 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देगी, ये 300 हर्ट्ज की रहा है, इसे सुनाई देगी 330, 330 इंक्रीज करके सुनाई देगी, बिल्कुल अप्रोच कर रहा है। तो अब F2 देखते हैं, F2 देखते हैं। F2 उसकी वजह से क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? F2 F0 इंटू C प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन C माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। F0 300 है, F0 300 है, उसका भी C, इसमें भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो C डिवाइडेड बाई C 330, और उधर से जो साउंड आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी क्योंकि वो दूर जा रहा है, तो कम करने के लिए नीचे प्लस लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 30, ठीक है, और ये ऊपर भी 330 लिख देते हैं, C की जगह 330 लिख देते हैं, तो हमारा क्या बन रहा है? 300 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 360, है ना। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, कितना आ रहा है? 275 हर्ट्ज।
यानी 300 फ्रीक्वेंसी बी की इसको सुनाई देगी 275 कम होके। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, सो निकाल लीजिए F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू 330 माइनस 275 करोगे तो ये 55 हर्ट्ज आएगा एंड द करेक्ट आंसर इज 55 हर्ट्ज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वेव्स चैप्टर जैसा कि मैंने पूरे सेशन में भी कहा और आपने ठीक से देखा भी होगा कि बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इसमें सोचना है। बड़े बड़े चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह जो हैं उनकी तरह इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, आराम से कर सकते हो, यू कैन डू इट इजीली। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार इस चैप्टर को आप रीड आउट कर लीजिए और उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। इसको छोड़ के एग्जाम देने नहीं जाना है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हल्के में इसको नहीं लेना है। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।